हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोग को CSET के सारे नोट्स मिलेंगे प्लस MCQs मिलेंगे। तो गाइस, अगर कोई बच्चा अभी 12th करके आया और वो CSET देना चाहता है तो उसके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। आप सारी वीडियोस देखो और उन सारी वीडियोस में आप लोगों को क्या मिलेगा, CSET के नोट्स प्लस MCQs मिलेंगे। हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। गाइस, साथ में मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है तो वो भी करना, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रखी है और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह आता है तो मैं उसमें ज़रूर बताती हूँ। मेरी वीडियोज़ के लिंक भी वहाँ पर होते हैं। गाइस, फिलहाल हम लोग एग्जीक्यूटिव का EBCL पढ़ रहे हैं, जो कि मॉड्यूल 7 है हमारा ग्रुप सेकंड का। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड जो बच्चे दे रहे हैं या जो बच्चे दोनों ग्रुप देना चाह रहे हैं वो ये देखें, या जो बच्चे CSET दे के आए तो फालतू मत बैठो घर पे। जब तक आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे तब तक आप ये वीडियोस देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं। RBI किया है, फेमा किया है। फेमा ऐसा बोला जाता है कि EBCL क्या पूरे एग्जीक्यूटिव का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, उसको मैंने पार्ट्स में कराया है, तो वो भी हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद हम लोगों ने कंपटीशन किया। कंपटीशन के भी 5 to 6 पार्ट्स हुए हैं, वो भी आप लोग को देखना चाहिए। मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर है आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन जो है वो पार्ट B है और सिंगल चैप्टर है पार्ट B का, जो 25 मार्क्स कवर करता है। तो 25 मार्क्स का एक चैप्टर है जो मैंने बहुत अच्छे से हर प्रोविज़न समझा, हर एग्जाम्पल के साथ कराया, तो वो भी आप लोग को देखना चाहिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, पार्ट A का है चैप्टर। ठीक है, और सेल्स जो चैप्टर है वो करीब करीब 7 to 8 मार्क्स कवर्ड करता है। अब 7 to 8 मार्क्स कवर्ड करता है और बहुत इजी सा चैप्टर है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बहुत टफेस्ट चैप्टर नहीं है। बस आपको थॉरोली इसको लर्न करना पड़ेगा, और थॉरोली लर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 बार वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। जब हम लोग कोई गाना 2 से 3 बार सुनते हैं ना, तो हमें उस गाने की लिरिक्स याद हो जाती है। तो ऐसे ही सेज में भी हम लोग 2 से 3 बार अगर सेज सुनेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और बात, सेज को मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया और एक ही पार्ट में मैं सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पार्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ छोटा चैप्टर है तो एक साथ ही हो जाए। इसके कोई पार्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे पार्ट 1 गलती से डल गया है, हम लोग पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का है ये EBCL, पेपर नंबर 7 है और मॉड्यूल 2 है। ठीक है, तो लेसन नंबर 11 है हमारा SEZ। ठीक है, 2005। गाइस, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप लोगों को पता है हर सिटी में SEZ बहुत होते हैं। जैसे मैं बताऊँ, बैंगलोर में बिजनेस बहुत है, बहुत तगड़ा वाला बिजनेस है ना। तो तगड़े वाले बिजनेस के साथ लोगों ने वहाँ पे SEZ ओपन कर रखा है। और व्हाट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये होता क्या है। SEZ क्या होता है कि आपको मैं यहाँ की बात बताऊँ, जयपुर की, तो जयपुर में अजमेर रोड पे अगर आप जाओगे तो महिंद्रा सेज करके एक एरिया है। ठीक है, महिंद्रा सेज एरिया है। ठीक है, वहाँ पे SEZ के बहुत सारे शोरूम हैं। अब SEZ में जो माल आता है ना, वो ऐसा माना जाता है कि इंडिया से बाहर जा रहा है। SEZ को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। ध्यान से सुनना, SEZ में जो भी माल आता है या जाता है वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि SEZ फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन उसको इंडिया का पार्ट माना ही नहीं गया। ऐसा बोला गया कि इंडिया का पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब SEZ पे कोई टैक्स नहीं लगते, SEZ पे GST नहीं लगता। GST के हिसाब से सेस जो है हमारा वो इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, सेस से जो भी गुड्स बनेंगे वो इंडिया में नहीं बिकेंगे। अगर इंडिया में बिकेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। सेस से जो भी गुड बिकेंगे वो डायरेक्ट इंडिया से बाहर जाने चाहिए। डायरेक्ट इंडिया से बाहर जाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट से क्या आएगा, डॉलर आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी।
फॉरेन करेंसी और हमको क्या चाहिए, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, ठीक है, मतलब हम लोग को डॉलर चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो SEZ से जो भी गुड्स बाहर जाएगा वो एक्सपोर्ट होगा और उस एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर SEZ से गुड्स इंडिया में भी गया तो वो टैक्स लग जाएगा, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। टैक्स तो लगेगा लेकिन वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि SEZ हमारे इंडिया का पार्ट है ही नहीं। SEZ में कोई चीज़ अगर अंदर आ रही है, SEZ में कोई चीज़ अंदर आ रही है तो वो इम्पोर्ट मानी जाएगी, चाहे वो इंडिया से आ रही हो चाहे वो इंडिया से बाहर आ रही हो। अब उस इम्पोर्ट पे भी कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन होती है कि वो जो इम्पोर्ट वाला गुड्स है वो यूज़ करके बाहर एक्सपोर्ट होगा, मतलब उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके वो गुड्स डायरेक्ट क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंडिया में नहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी मैंने आपको नॉलेज दी है, ठीक है, थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। SEZ स्पेसिफिकली डिलाइंड duty free enclave and shall be deemed to be a foreign territory for the purpose of trade operation and duties and taxes। ये बहुत important चीज़ है ये, ठीक है। सेल्स जो होता है स्पेसिफिकली ड्यूटी फ्री एनक्लेव है। ड्यूटी फ्री एनक्लेव मतलब यहाँ पे जो लोग भी बिजनेस करते हैं उन पे ड्यूटी नहीं लगती। एंड शेल बी डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी, ये क्या है, एक तरीके की फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन एंड ड्यूटीज। एंड इंडिया की लैंड है, वैसे इंडिया का माना जाएगा, इंडिया की लैंड है, इंडिया का माना जाएगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इसको क्या माना जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इसको फॉरेन लैंड माना जाता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई थिंक होगी भी नहीं, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं पहले किसी कंपनी में वर्क करती थी तो वहाँ पे क्या होता था, मतलब 1 CR 1 करोड़ के गुड्स क्या होते थे, SEZ से एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है, और इंपोर्ट भी होते थे। अब उन गुड्स पे अगर मैं नॉर्मल जगह से एक्सपोर्ट करूँ ना तो टैक्स लगता था 18%, मतलब अगर 1 करोड़ का 18% निकाला तो कम से कम 18 लाख रुपए हो गए, 18 लाख रुपए का टैक्स लग जाता था। लेकिन SEZ की होने की वजह से वहाँ पे वो 18 लाख हमारे बच जाते थे। कैसे? क्योंकि हम लोग सेस से एक्सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे लोग इसीलिए खोलते हैं बिजनेस क्योंकि वो एरिया ऐसा होता है, पिछड़ा हुआ होता है, गवर्नमेंट चाहती है वो एरिया अच्छा है और वहाँ से जल्द से जल्द एक्सपोर्ट हुए, ठीक है। और पब्लिक इसलिए वहाँ पे बिजनेस खोलती है क्योंकि पब्लिक को ये पता है कि अगर हम यहाँ खोलेंगे तो हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और टैक्स के साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट इनको देती है, जैसे लैंड इन लोगों को थोड़ी सी कम रेट पे लैंड इनको मिल जाती है। तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब किसको मिलता है, क्या मिलता है, वो हम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रही थी कि हम लोग इतना गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, तो अगर सोचो एक बार के डिलीवरी पे 18 लाख, अगर 10 डिलीवरी कर दी तो 1 करोड़ 80 लाख हो गया, 1 करोड़ 80 लाख हो गया ना अप्रोक्स, ठीक है ना। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए बच जाएंगे 10 डिलीवरी, और अप्रोक्स इतनी हो ही जाएगी मंथली में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो चीज़ हम बचा सकते थे, ठीक है। चले कुछ पॉइंट्स है देखते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी फ्री जोन एंड एरिया। अब इतनी कहानी समझाइए तो आई थिंक आप लोग को पता ही चल गया कि ये ड्यूटी फ्री एरिया, यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता। चले, ऑल ट्रेड थ्रू SEZ आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। यहाँ से जो भी गुड्स बाहर जाएगा, यहाँ से जो भी गुड्स बाहर जाएगा वो क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चलना। फिस्कल एंड रेगुलेटरी बेनिफिट्स आर गिवन टू SEZ टू एनहांस ट्रेड, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ एरिया है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड बढ़े। तो फिस्कल का मतलब होता है टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है, और रेगुलेटरी बेनिफिट्स मतलब इन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं, और कंपनीज पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कंपनीज SEZ में लोकेटेड है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कम होते हैं। तो कम होने की वजह से यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक तीनों पॉइंट हो गए, मेरे साथ वापस रिवाइज करो। ड्यूटी फ्री एरिया है,
ठीक है। दूसरा, यहाँ से जो भी गुड्स बाहर जाएगा वो क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फिस्कल या फिर क्या मतलब एंड, दोनों मिलेगा। और एंड में समझ में आता है ना फर्क, और का मतलब होता है दोनों में से एक, यहाँ पे एंड है, मतलब यहाँ पे टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलेगा और रेगुलेटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट, these zones are constructed as growth engine as they help in augmenting India's presence in the world trade। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा SEZ में कंपनीज खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा SEZ में कंपनीज खोलेंगे तो हम क्या करेंगे सॉरी, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे ना बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, डॉलर। डॉलर मतलब अपना सपना, डॉलर डॉलर डॉलर, अपना सपना, डॉलर डॉलर डॉलर, ठीक है। तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो इंडिया की जो प्रेजेंस है दूसरी कंट्रीज के आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। इंडिया एक लेवल पे आएगा और वर्ल्ड ट्रेड में उसका नेम होगा, ठीक है। बस यही पॉइंट ये बोला जा रहा है, दीज जोन्स आर कंस्ट्रक्टेड एज ग्रोथ इंजन as they help in augmenting India's presence in world trade, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का नाम आए। आगे चलते हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एट वेरियस पीपल, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है SEZ में, मेरी तो खुद की देखी हुई है कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, कितने वर्कर्स होते हैं जो कि पूरा ड्रेसअप में काम करते हैं, ठीक है। तो वो उन लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है, ठीक है। अगर ये फैक्ट्रीज बंद हो जाए तो कितने घर बेरोजगार हो जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। प्रियम्बल क्या है, देखो किसी भी एक्ट का आंसर लिखना। देखो आप लोगों की EBCL में काफ़ी सारे एक्ट है, ठीक है, और सबका अपना अपना है, ठीक है। तो कई एक्ट्स के, जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा है, इन लोग के प्रियम्बल्स याद रख लेना, क्योंकि प्रियम्बल लिखने से क्या होता है, हमारे आंसर में इम्प्रूवमेंट आती है। प्रियम्बल में क्या होता है, अगर हम लोगों ने आंसर गलत भी लिख दिया ना, प्रियम्बल के मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी आंसर लिख दो, एक्ट का प्रियम्बल डाल दो, तो देखते हैं SEZ का प्रियम्बल क्यों ये एक्ट बना। देखो आ गया, SEZ Act 2005 is an act to provide for the establishment, development and management of a SEZ। कितनी फर्जी बात बोली, इसको तोड़ते हैं। It is an act to provide establishment, ये बनाना चाहता है, ठीक है, डेवलपमेंट करना चाहता है, मैनेजमेंट ऑफ SEZ, ठीक है, SEZ को बनाना चाहता है, फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एंड मैटर कनेक्टेड देयर टू इंसिडेंटल देयर, और इससे जुड़े हुए सारे एक्ट। वापस बोलो मेरे साथ, ये क्यों बना, 3 वर्ड्स, स्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट। स्टैब्लिशमेंट मतलब बनाना, डेवलपमेंट मतलब बढ़ाना, और मैनेजमेंट मतलब उसको देखना। 3 वर्ड्स हैं, स्टैब्लिशमेंट मतलब बनाना, डेवलपमेंट मतलब बढ़ाना, ठीक है, और मैनेजमेंट मतलब उसको देखना, ठीक है। किसको, SEZ को। क्यों SEZ, ताकि क्या कर सके, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, और मैटर इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। मेरे ख्याल से यहीं पे इसका प्रियम्बल याद हो जाएगा, इसका प्रियम्बल यहीं पे याद हो जाएगा। वापस बोलो मेरे साथ, जय हिंद नहीं भाई, SEZ क्यों बना, SEZ का प्रियम्बल, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाते हो आप लोग, गाना याद करा देते हो, ठीक है। तो SEZ एक्ट प्रोवाइड टू क्या है, ठीक है, क्या है, 3 वर्ड्स, ठीक है, पहले स्टैब्लिशमेंट बनाना, डेवलपमेंट बढ़ाना, और उसके बाद मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। स्टैब्लिशमेंट बनाना, डेवलपमेंट बढ़ाना, और मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, ठीक है। किसको, SEZ को। क्यों, ताकि वो प्रमोट करे एक्सपोर्ट को, और मैटर कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। आगे चले, क्या फीचर है इस एक्ट के, देखते हैं। मैटर रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ एंड फॉर यूनिट सेटिंग अप यूनिट देयर टू,
इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट, ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटलमेंट। सिंपल बोलूँ तो ये एक्ट इसलिए आया है क्योंकि ये SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना चाहता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ का मतलब होता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना चाहता है। मैटर रिलेटिंग टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ, सारे के सारे मैटर्स कौन देखेगा SEZ से रिलेटेड? SEZ एक्ट 2005। SEZ एक्ट 2005 क्या देखेगा? स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ से रिलेटेड सारे मैटर्स देखेगा। एंड सेटिंग अप यूनिट देयर इन, अगर इसके अंदर कितनी कितनी कहाँ यूनिट बनानी है, ठीक है, हर सिटी में हर स्टेट में SEZ है तो उसमें कितनी कितनी यूनिट्स बनानी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, एंटाइटलमेंट्स क्या होंगे। मैटर रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, आपको पता है फेमा में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी बैंकिंग, मतलब जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट नहीं बोलना चाह रही मैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बोलना चाह रही, फॉरेन ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं फॉरेन से रिलेटेड, तो वो फॉरेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में जो बैंक यूज होता है दैट इज ऑफशोर बैंक, ठीक है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक करता है दैट इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे SEZ देखिए, तो मैटर रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, इसको इन डेप्थ हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह चाहिए तो वो ये देगा, ठीक है। इन SEZ इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग फिस्कल रिजाइम गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ सच यूनिट, और इस पर क्या क्या टैक्सेस लगने चाहिए और क्या नहीं लगने चाहिए। तो दो बातें हो गई, दो बातें ये हो गई कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ क्या होगा और उसकी बैंक और उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस टैक्सेशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट, फिस्कल रिजाइम फॉर डेवलपर ऑफ SEZ, वही आ गया, मतलब टैक्स से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट होगा। देखो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है, रेड कर रखा है, इसका मतलब आपको मेन ध्यान वहाँ पे देना है, लेकिन मैं सब कुछ इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। अच्छा, एग्जाम में ऐसे बॉक्स मत बना लेना, ये तो मैं आप लोग के प्रेजेंटेशन के लिए बनाती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में सिंपल पॉइंट्स बना के लिखने, लिखा हुआ सब कुछ है। तो मैटर रिलेटिंग टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ एंड सेटिंग ऑफ यूनिट देयर इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटलमेंट, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, तीसरा क्या हो रहा है, फिस्कल रिजाइम। तीनों बोलो मेरे संग, राधे आइए, मुझे पता है राधे आइए, राधे नहीं बोलना है, राधे नहीं बोलना है, बोलना क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ। दूसरा क्या बोलना है, सेटिंग अप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और थर्ड फिस्कल रिजाइम से रिलेटेड सारे बेनिफिट। आगे चलते हैं, अभी फीचर खत्म नहीं हुए। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, इसके प्रीएम्बल में पढ़ा था ना अपन ने, इसके प्रीएम्बल या फिर इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी कम है। एक कंपनी को खोलने के लिए पता नहीं कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, कितने फॉर्म फाइलिंग के काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, एक फॉर्म फाइल करो, एक ही जगह पे सारे काम हो जाएंगे, आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारे काम एक ही जगह हो जाएंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म है ये। आगे चलते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी, अगर बिना इनकम टैक्स ऑफिसर के इनकम टैक्स बना दे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिना इनकम टैक्स ऑफिसर के इनकम टैक्स बना दिया जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिना RBI गवर्नर के RBI का बेड़ा पार हो जाएगा। बिना वो मनी चेंजर के फेमा का बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है किसी भी एक्ट को बनाने, अच्छा अभी एक एक्ट पढ़ के हम कंपटीशन है, उसकी अथॉरिटी का नाम था CCI, CCI नहीं CCI, ठीक है CCI। बिना CCI के कंपटीशन का बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि एक्ट बन जाता है, एक्ट ड्राफ्ट हो जाता है, लेकिन उस एक्ट को रेगुलेट कौन कराएगा, उसकी अथॉरिटी। तो ऐसे ही SEZ के लिए भी अथॉरिटीज चाहिए, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग ऑफ स्पेशल कोर्ट, कोई चीज़ हो जाए, कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए तो कोर्ट में बताया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है फीचर्स में, उसकी पूरा स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ, क्या पढ़ाया था अपन ने, सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उससे रिलेटेड, अच्छा एक बार देख ही लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ, दूसरा देखा था हमने उसकी बैंक्स ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, तीसरा देखा था हमने फिस्कल रिजाइम, ठीक है। चौथा हम लोगों ने देखा था कि उसकी सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म है। पांचवा हमने देखा था
कि उसकी कोई अथॉरिटी होगी और छठा कोर्ट होगा। ठीक है, तो 6 के 6 पॉइंट एक बार वापस बोलते हैं, वापस बोलो मेरे संग, वापस बोलो मेरे संग। क्या? स्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड, दूसरा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, तीसरा फिस्कल रिजर्व, चौथा सिंगल विंडो क्लियरेंस, पांचवा स्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी और छठा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। चलो, फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्या है? फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्या है एसईजेड के, वो देखते हैं। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एसईजेड के अलावा दूसरा एरिया देखूं तो वो इंडिया को सर्व कर रहे हैं। अगर इंडिया को वो सर्व कर रहे हैं तो इंडिया को जितनी नीड होगी वो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगी तो इंडिया को जितनी नीड होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा। लेकिन एसईजेड में रह के हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है उससे? पैसा। उससे क्या आ रहा है? डॉलर 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 डॉलर, पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वो गुड्स, इंडिया का गुड्स पूरे इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और इससे पैसा भी आ रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट में होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका फेवरेट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंडिया से गुड्स भी जाएंगे और इंडिया से सर्विसेज भी जाएंगी, इंडिया से गुड्स भी जाएंगे और इंडिया की सर्विसेज भी जाएंगी। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस। लोग चाहते हैं एसईजेड में खोलना, लोग चाहते हैं एसईजेड में यूनिट्स खोलना। क्यों भाई? क्यों 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 का सवाल है हमारा। जीएसटी की इतनी रेट्स है एक्सपोर्ट के लिए, तो लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं एसईजेड में यूनिट खोलो। एसईजेड में यूनिट खोल के वो लोग टैक्स से बचना चाहते हैं, टैक्स से या फिर उनके बहुत सारे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उससे वो बचना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे? एसईजेड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब हम लोग एसईजेड में इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास आएगा पैसा। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट वैसे तो देखो क्या करेगी आपको पता है, ठीक है, लेकिन वो किस लैंग्वेज में मैं ये बोलती हूँ कि गवर्नमेंट उसको डेवलप करेगी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को गलत नहीं बोलती, लेकिन कल्चर ही ऐसा हो गया। ठीक है, कल्चर ही ऐसा हो गया इंडिया का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका इंडिया के लिए डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आता है, कभी इंडिया के लोग लगाते हैं तो कई बार बाहर के लोग भी लगाते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गए होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, एक तरीके से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, और इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कहाँ से? डोमेस्टिक या फिर फॉरेन सोर्सेज से। आगे चलते हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बता चुकी हूँ, यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है भाई, रोजगार मिलता है। ठीक है, आप खुद देख रहे हो कोरोना से कैसी हालत है। ठीक है, तो कम से कम एक्सपोर्ट करा के, इंडिया के लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं बचा है कि वो खरीदे चीज़ें। ठीक है, कोरोना ने इंडिया के लोगों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करके तो कमा सकते हैं, रोजगार कमा सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनती है, मतलब जो एरिया पिछड़ा एरिया था, डेवलप नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये एसईजेड की लैंड उसी जगह पे होती है जहाँ पे काम नहीं हो रहा होता है। आगे, मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। फॉरेन स्टेट्स का मतलब होता है फॉरेन कंट्री। इंडियन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मतलब होगा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का रिलेशन फॉरेन ट्रेड मतलब और कंट्रीज के साथ अच्छा रहेगा, फॉरेन मार्केट में हमारा नाम रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये पढ़ा था। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला रह गया, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और सॉवरेनिटी, ये 6 पॉइंट हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एसईजेड में हम लोगों ने पढ़ा सेस जो है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। उसके बाद बेसिक देखने के बाद हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, प्रियम्बल पढ़ा, उसके बाद फीचर्स पढ़े, फीचर्स में कुछ भी नहीं था, उसका स्ट्रक्चर बताया था, और अब उसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस पढ़ लेंगे। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं गाइस, यहाँ पे मैं पूरे नेम्स डालने वाली थी लेकिन रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशंस का नाम देख लो, मैं एक एक पढ़ाती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना। अच्छा है क्या पूरा?
हाँ तो भाई डाल दिया है मैंने, ठीक है, मुझे लगा मैंने नहीं डाला, आई थिंक मैं भूल गई, ठीक है, लेकिन डाला हुआ है। तो डेफिनेशंस में 3 डेफिनेशन हम यहाँ पे अभी फिलहाल पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, डेफिनेशन जो होती है वो सेक्शन 2 में होती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो मैं लिख देती हूँ कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, और हर एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आपको मिलेगी। क्या भाई, इरेज ऑल कर भाई। ठीक है, तो सेक्शन 2 में हमको डेफिनेशंस मिलती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में है एक्सपोर्ट, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ में है इंपोर्ट, ठीक है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन यू में है ऑफशोर बैंकिंग। याद होता है, बहुत बढ़िया। सबसेक्शन नहीं होता कोई बात नहीं, लिख देना एज पर द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ एक्सजेड, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो याद कर लेना, डेफिनेशन देखना सेक्शन 2 सबसेक्शन एज पर द स्पेसिफाइड सेक्शन, ठीक है। वैसे मेरे पास एक तरीका है इसमें याद करने का, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का यू ले लेना, ठीक है, और इंपोर्ट का ओ ले लेना, एक्सपोर्ट में एम ले लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट में एम नहीं है लेकिन फिर भी ले लेना, ठीक है। चलो, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है? क्या फर्जी फर्जी बातें बता रहे हो मैम? क्या मतलब हमने 7th 8th क्लास में पढ़ लिया, हम इतने इंटेलिजेंट, हमारे ऊपर इतना दिमाग है, ठीक है, कि जो भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है, जो भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है उड़ के या तैर के, जो भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है उड़ के या फिर तैर के, वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, की जो गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है, चाहे उड़ के जाए चाहे तैर के जाए, दैट इज एक्सपोर्ट, ठीक है, मैं अग्री करती हूँ। लेकिन SEZ के हिसाब से एक्सपोर्ट की क्या डेफिनेशन है, पढ़ते हैं। टेकिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस आउट ऑफ इंडिया। टेकिंग गुड्स, लेके गया गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम द SEZ, ठीक है, SEZ से गुड्स या सर्विसेज बाहर गए, बाय लैंड जमीन के थ्रू, बाय सी पानी के थ्रू, और बाय एयर, ठीक है, हवा के थ्रू, और बाय एनी अदर मोड, ठीक है, जादू वाला, ठीक है, वेदर फिजिकल या अदरवाइज, क्योंकि आपको पता है सर्विसेज तो कई बार इंडिया से बैठ के भी इंडिया के बाहर के लोगों को दी जा सकती है। सर्विसेज तो इंडिया में बैठ के भी इंडिया के बाहर के लोगों को दी जा सकती है, तो कुछ भी, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, जैसे व्हाट्सएप की सर्विस हम लोग बाहर की सर्विस यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे टेलीग्राम की सर्विस बाहर के लोग इंडिया से ले सकते हैं ना। तो वेदर फिजिकल या अदरवाइज, मतलब फिजिकल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है, इट मे बी। सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। व्हाट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इज द एरिया जो कि हमारे यहाँ का एरिया, इंडिया का एरिया, SEZ के बाहर का जो एरिया है, दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो टू द यूनिट और डेवलपर, मतलब अगर हम लोगों ने SEZ वालों ने अपनी यूनिट्स का गुड इंडिया में भी दिया ना, वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि SEZ इंडिया का पार्ट है ही नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया SEZ इंडिया का पार्ट नहीं है, और जब SEZ इंडिया का पार्ट नहीं है तो SEZ से जो भी गुड्स कहाँ जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, वो भी क्या माने जाएंगे, एक्सपोर्ट माने जाएंगे। SEZ से जो गुड्स बाहर गए वो भी एक्सपोर्ट, SEZ से जो गुड्स इंडिया में गए वो भी एक्सपोर्ट। ये तो नहीं पढ़ा था ना 7th क्लास में, तो ये नहीं पढ़ा था इसीलिए पढ़ाया, ठीक है। सप्लाइंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर और डेवलपर इन द सेम और डिफरेंट SEZ। अपने भाई बंधु को भी दोगे ना तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा, एक SEZ से दूसरे SEZ में भी जाएगा तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा, चाहे वो SEZ दोनों ही हमारे हो चाहे किसी और के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 चीज, SEZ से इंडिया से बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट, SEZ से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया में जा रहा है तो भी एक्सपोर्ट, और SEZ से दूसरी SEZ में जा रहा है तो भी एक्सपोर्ट, और वो दूसरी SEZ हमारी खुद की भी हो सकती है और किसी और की भी हो सकती है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई हो। वापस बताऊं पढ़ते हैं एक बार। टेकिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम द SEZ बाय लैंड, सी, एयर और बाय एनी अदर मोड, वेदर फिजिकल या फिर अदरवाइज। सप्लाइंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू द यूनिट और डेवलपमेंट।
सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ और डेवलपर इन द सेम और डिफरेंट एसिजेंट, मतलब हमारे भाई बंधु भी चलेंगे या फिर दूसरे भी चलेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अब क्या होता है इम्पोर्ट, क्या होता है इम्पोर्ट? मैम बिल्कुल पढ़ा है बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। इंडिया से बाहर से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है वो इम्पोर्ट हो गया। इंडिया के बाहर से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है दैट इज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब इन हो रहा है। एक्सपोर्ट बाहर जा रहा है, जा एक्स जा, निकल पतली गली से निकल, और इम्पोर्ट मतलब आजा इन हो जा, ठीक है। तो जो भी गुड्स बाहर से इंडिया में आ रहा है दैट इज इम्पोर्ट। वो कहाँ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ में। सबसे पहले ब्रिंगिंग गुड्स और रिसीविंग सर्विस। ब्रिंगिंग गुड्स, लेके आओ गुड्स या सर्विसेज इन द एसईजेड बाय अ यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। बाहर की जगह से आ रही हो, चाहे लैंड से आ रही हो, चाहे सी से आ रही हो, चाहे एयर से आ रही हो, बाय एनी अदर मोड, ठीक है। मतलब बाहर से कोई भी चीज़ एसईजेड में आ रही है दैट इज इम्पोर्ट। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि डोमेस्टिक एसईजेड से कोई भी चीज़ इंडिया में जा रही हो, डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया में जा रही हो, डीटीए में जा रही हो, तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो डीटीए से कोई चीज़ अगर एसईजेड में आ रही है तो वो भी तो इम्पोर्ट मान जाएगी। अभी पढ़ा ना आप लोगों ने, अभी पढ़ा कि एसईजेड से डीटीए में कोई चीज़ जा रही है तो वो एक्सपोर्ट होगी। तो डीटीए से कोई चीज़ अगर एसईजेड में आएगी तो वो भी तो इम्पोर्ट होगी। तो रिसीविंग गुड्स और सर्विस बाय अ यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अनदर यूनिट और डेवलपर इन द सेम एसईजेड और डिफरेंट एसईजेड। एक मिनट, वो पॉइंट यहाँ होगा है ना। तो डीटीए से वाला भी यहाँ इम्पोर्ट होता है। और थर्ड ये होता है कि एसईजेड से भी अगर एसईजेड में आ रही है तो भी इम्पोर्ट माना जाएगा, ठीक है। मतलब सेम एसईजेड और डिफरेंट एसईजेड से भी आ रही है तो भी इम्पोर्ट माना जाएगा। तो रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज बाय द यूनिट और डेवलपर फ्रॉम वन यूनिट और डेवलपर इन द सेम और स्पेस डिफरेंट एसईजेड, ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेक्शन 2 सबसेक्शन यू। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है? मीन्स अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, लोकेटेड इन एसईजेड। कोई भी बैंक की ब्रांच अगर एसईजेड में है विच हैज ऑब्टेन परमिशन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक का पापा बैंकिंग एक्ट 1949, बैंकिंग एक्ट के थ्रू उसने अगर परमिशन ले रखी है कि मैं एसईजेड में यूनिट खोलूंगा और सर्विसेज दूंगा, किसको? एसईजेड के लोगों को, फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो बैंक क्या होगी? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होगी। मीन्स अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, पूरी बैंक नहीं होगी। एसबीआई पूरी एसईजेड नहीं है, लेकिन एसबीआई की अगर कोई ब्रांच एसईजेड यूनिट में तो वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। पूरी आईसीआईसीआई बैंक इज नॉट ऑफशोर बैंकिंग, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की अगर कोई ब्रांच एसईजेड में लोकेटेड है दैट इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्लियर? मीन्स अ ब्रांच of a bank located in SEZ which has obtained the permission under Banking Regulation Act 1949। चलो आगे। अथॉरिटीज कौन कौन सी है एसईजेड में? अथॉरिटीज कौन कौन सी अथॉरिटीज अंडर एसईजेड? सबसे पहले हम लोग 4 अथॉरिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। पहली है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल जैसे बोर्ड कंपनीज में होते हैं वैसे ही यहाँ पे एसईजेड में भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल है सेक्शन 8। एसईजेड की अथॉरिटी है सेक्शन 31 में। डेवलपमेंट कमीशन है सेक्शन 11 में और अप्रूवल कमेटी है सेक्शन 13। 8 के बाद 9 10 छोड़ देना 11 आ जाएगा, और 11 के बाद फिर 12 छोड़ देना 13 आ जाएगा, ठीक है। और 13 को उल्टा कर देना तो 31 हो जाएगा। आई थिंक याद नहीं हुआ होगा, याद हो जाएगा। BAD बैड, ठीक है। इसका अपन शॉर्टकट करेंगे BADS अपोस्ट्रोफी एस, बैट्स, ठीक है। बैट से बी से होता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बी से होता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ए से होता है अप्रूवल कमेटी और डी से होता है डेवलपमेंट कमीशन, एस से होगा एसईजेड अथॉरिटी। आई थिंक याद हो गया होगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल कमेटी, डेवलपमेंट कमीशन और एसईजेड अथॉरिटी। क्लियर?
आई थिंक क्लियर, कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चले अब आ जाते हैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल पे। सेक्शन 8 क्या बोलता है हमारा बोर्ड ऑफ अप्रूवल? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को लाएगा कौन? सबका पापा एक ही, सबका पापा एक ही, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा बाय नोटिफिकेशन, पापा लाएंगे बाय नोटिफिकेशन, पापा लाएंगे बाय नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, बस सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सबका पापा एक, कौन सा पापा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, ड्यूटीज पावर फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या है? सेक्शन 9। सेक्शन 8 में क्या था? कौन लाएगा? सेक्शन 9 में क्या है? इसकी ड्यूटीज और पावर। ग्रांटिंग, देखो नाम ही बोल रहा है अप्रूवल। अप्रूवल तो कोई जाएगा अथॉरिटी के पास कि हमें SEZ में यूनिट खोलनी है। हेलो हेलो हेलो, हमें SEZ में यूनिट खोलनी है, क्या हम लोग खोल लें? तो किसके पास जाएगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल, रिजेक्शन और मॉडिफाइंग प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ। हेलो हेलो, मैं खोल सकती हूँ कि SEZ में यूनिट? वो चेक करेगा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, वो चेक करेगा मेरा पीछे बिजनेस का, मैं कैसा बिजनेस करती हूँ। ठीक है, मतलब आपको अप्रूवल तभी ग्रांट होगी, वो सब कुछ चेक करके। मैंने फ़ोन किया, आपने फ़ोन किया, वो सब कुछ चेक करेगा, तब क्या करेगा? या तो अप्रूव करेगा, या रिजेक्ट करेगा, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन लाएगा। ठीक है, नाम ही है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा। आगे चलते हैं। अब हेलो हेलो हेलो, मैं SEZ में यूनिट खोल लूँ? मेरे को SEZ में यूनिट खोलनी है, क्या मैं खोल लूँ? खोल लो। उन्होंने बोला खोल लो, लेकिन क्या करोगे खोल के? मैंने बोला मैं ना एक्सपोर्ट करूँगी लेड को, मैं ना एक्सपोर्ट करूँगी लेड को। उन्होंने बोला हमें आपकी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन लग नहीं रही कि आप एक्सपोर्ट कर पाओ लेड को, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे करो, आप हैंडीक्राफ्ट का काम चालू करो, वो एक्सपोर्ट करो। ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथोराइज ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इन द SEZ बाय द डेवलपर, मतलब मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ वो भी कौन बताएगा? वो लोग बताएंगे। पहले तो खोलूँ या नहीं खोलूँ वो बताएंगे, फिर क्या करूँ वो भी ये बताएंगे। नेक्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू द डेवलपर और यूनिट फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनो, थर्ड पॉइंट में ध्यान से समझा रही हूँ, वापस देखो एक बार, मैं वापस रीड कर रही हूँ। ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू द डेवलपमेंट और यूनिट, ठीक है, जिसको अप्रूवल मिल गई है उसको और क्या अप्रूवल देंगे? फॉरेन कोलैबोरेशन। हेलो हेलो हेलो, मैं SEZ में यूनिट खोल लूँ? खोली हुई है, दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, मेरा है ना यूनिट खुला हुआ है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जॉन जो USA में रहता है, वो मेरे साथ यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाहता है, क्या मैं कर लूँ? वो कौन बताएगा? ये लोग बताएंगे। कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन द SEZ फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशन में। 3 बातें हुई। पहला, खोलूं या नहीं खोलूं वो भी ये बताएंगे। दूसरा, ऑपरेशंस क्या करने वो भी ये बताएंगे। तीसरा, खुला हुआ तो है लेकिन बाहर के लोग अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी यही बताएंगे। ठीक है, या फिर बाहर के लोग डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी इंडियन के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी ये बताएंगे। चले, और क्या बताएंगे? क्या क्या SEZ में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल, रिजेक्शन एंड मॉडिफाइंग प्रपोजल फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। कौन कौन सी मशीन्स SEZ में होनी चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी कौन बताएंगे? यही लोग बताएंगे। ठीक है, देख लो सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रही है।
ग्रांटिंग अ लाइसेंस टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इफ सच अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशेस बोल एंड पार्ट एंड प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश। ठीक है, लाइसेंस भी कौन देगा? ये। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंस की कोई ज़रूरत है तो वो ये देंगे। ठीक है, तो अगर कोई इंडस्ट्री से मान लो अगर SEZ में कोई मेडिकल की खुल रही है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनाने की कोई फैक्ट्री खुल रही है, तो उसका लाइसेंस भी ये लोग देंगे। ठीक है, अगर SEZ में है तो ये दिलवाएंगे। सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू द डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हेलो मैं खोल लूँ, उन लोगों ने बोला खोल लो यूनिट्स। ठीक है, मैंने यूनिट खोल ली, पहला काम हो गया, मैंने यूनिट खोल ली। फिर मैंने बोला क्या मैं लेड का काम कर लूँ? उन्होंने बोला कर लिया। ठीक है, दूसरा काम भी हो गया। तीसरा उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे? मैंने बोला मेरा एक फ्रेंड है जॉन, वो मेरे साथ फॉरेन कोलैबोरेशन करेगा। तो उन्होंने वो भी हाँ कर दी। मैंने यूनिट खोली पहले, मैंने लेड का बिजनेस किया, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड कोलैबोरेट करेगा, उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला तुम्हारा फ्रेंड कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसके लिए तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ये। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने लगाया ही नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हो आप? मैंने बोला मैं ये मशीन लगाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला आप ये वाली मशीन नहीं यूज़ कर सकते, इंडिया में ये वाली मशीन नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन मैंने यूज़ की, उनके मना करने के बाद भी मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही हूँ या उनके बोलने के बाद भी मैं वो काम नहीं कर रही। मैं नकटी हो चुकी हूँ, अब मुझे पता है, मुझे तो लाइसेंस मिल गया है, अब तो मैं कुछ भी करूँ। ठीक है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब क्या होगा? वो मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर को चेक करने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये 6 के साथ ही मर्ज हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर को भी कौन अपॉइंट करेंगे। तो 6 पॉइंट पढ़े हमने, वैसे 6 के साथ क्या 7 पढ़ लिए हमने को ना। सबसे पहला ये SEZ को यूनिट खोलने के लिए इनसे पूछना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या बिजनेस करना है वो भी ये इनसे पूछना पड़ता है। उसके बाद मतलब प्रपोजल हम देते हैं, ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर फॉरेन कोलैबोरेशन वाला पढ़ा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पढ़ा, फिर लाइसेंसेस वाला पढ़ा, देन लास्ट में सस्पेंड कर सकता है डेवलपर को अगर कोई लाइसेंस दिया के, और अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब आ जाओ डिस्पोजिंग ऑफ अपील। ठीक है, ये अपील भी करवा सकता है। मतलब अगर हम लोगों ने कोई अपील लगाई और इनको लगता है कि सही नहीं है तो ये डिस्पोज कर सकता है, हटा सकता है। परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी असाइन टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पापा ने मुझे बनाया तो पापा का तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्पोजिंग ऑफ अपील का मतलब होता है कि कोई भी अगर अपील लगानी है और गलत अपील है तो डिस्पोज करवा सकता है। ठीक है, दूसरा अगर पापा ने कोई काम बोला है तो करना ही पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी काम करना पड़ेगा, पापा के लिए कुछ भी। ठीक है, नोट पढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ अप्रूवल डेलीगेट सच पावर एंड फंक्शन एज दे डीम फिट टू वन और मोर डेवलपमेंट कमीशन। बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपने अंडर में एक डेवलपमेंट कमिश्नर बनाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर को अपने पावर डेलीगेट करते हैं। बोर्ड ऑफ अप्रूवल डेलीगेट सच पावर एंड फंक्शन एज दे डीम फिट टू वन एंड मोर डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, फॉर इफेक्टिव एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एंड बोर्ड। ठीक है, तो अगर ये अकेला काम नहीं कर पा रहा बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो डेवलपमेंट कमिश्नर बना देगा, और वो डेवलपमेंट कमिश्नर क्या करेगा, इसके अंडर में काम करेगा। तो सबसे पहले ऊपर था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने काम करने के लिए किसको डेलीगेट किया, काम किया डेवलपमेंट कमिश्नर को। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ SEZ इन सर्टेन केसेस। आपको बोला था कि लेड का काम मत करो, लेकिन आपने लेड का ही किया। आपको बोला ये मशीन लाओ, आप नहीं लाया, आप नकटे हो चुके हो, तो आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड किया जाएगा।
आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड किया जाएगा या आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ट्रांसफर भी किया जा सकता है जयपुर से कहीं और एसईजेड खोलने के लिए भी बोला जाता है। तो सेक्शन 10, सेक्शन 8, सेक्शन 9 हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 10 ठीक है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल की डेफिनेशन थी सेक्शन 8 में कि किसने अप्रूवल किया। उसके बाद सेक्शन 9 पढ़ा हमने इसके फंक्शंस में, और सेक्शन 10 पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंशन। बोर्ड ऑफ अप्रूवल सस्पेंड करेगा लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू द डेवलपर। बोर्ड ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर सकता है किसी डेवलपर को अगर वो उसने लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट कर दिया है, मतलब पहले दे दिया था अब मना कर रहा है, पूरे के लिए या एरिया या फिर पार्ट के लिए। मतलब या तो उसका पूरा बिजनेस बंद करवा सकता है या फिर कुछ पार्ट, फॉर द होल और पार्ट ऑफ इस एरिया एस्टैब्लिश एज एसईजेड। ठीक है, मतलब या तो पूरा बंद कराएगा या फिर पार्ट कराएगा। कितने पीरियड के लिए? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। वापस पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, एन अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर डू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द डेवलपर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल एंड मैनेज द एसईजेड। एक बार वापस पढ़ते हैं। अगर एसईजेड में कोई यूनिट बनी हुई है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने हाँ बोली हुई है, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस हाँ को ना में चेंज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है उसका काम सस्पेंड करेगा तो पूरा भी कर सकता है या आधा भी कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड लगेगा 1 साल के लिए, और उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंडर में काम करेगा। मतलब जो भी काम उसने डेवलपर का सस्पेंड किया है, जो बिजनेस उसका बंद किया है, उसको दूसरा कोई और संभालेगा। वापस पढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ अप्रूवल ग्रांट करता है अप्रूवल जो भी डेवलपर को, वो सस्पेंड कर सकता है पूरे के लिए या आधे के लिए। उसकी जगह किसको? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर सारे काम करेगा। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा ये किसका काम बंद कर रहा है? डेवलपर का। डेवलपर कौन होता है वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कि डेवलपर क्या करता है, यहाँ के सारे काम देखता है, मैनेज करता है, जस्ट लाइक मैनेजर होता है। यूनिट नहीं है, ये मैनेजर है। ठीक है, तो मैनेजर का काम बंद कर देगा डेवलपर। मतलब ये मैनेजर है, ये क्या करता है? सारा काम देखता है। ठीक है, तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर के लिए सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो डेवलपर कौन होता है? डेवलपर वो पर्सन होता है जो कि क्या करता है, ये देखता है कि सारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। उस पर्टिकुलर एरिया में जो महिंद्रा सेज एरिया है, उसमें बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रीज वगैरह है। अब बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रीज है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए जो कि सब देखे कि ये सारा काम सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल की मर्जी से डेवलपर बैठता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट कमीशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको ये क्या कर सकता है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग उसको सस्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। लेकिन उस 1 ईयर में उसका काम कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, ताकि उसका काम, या फिर अगर उसको हमेशा के लिए हटाओगे तो उसकी जगह कोई और ही बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल सस्पेंशन 1 ईयर का होता है। अब आ जाते हैं, द सस्पेंशन में बी ऑर्डर बाय द बोर्ड इफ इन एन ओपिनियन। क्यों ऐसा क्या हुआ बोर्ड ऑफ अप्रूवल को जो उसने सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन? ऐसा क्या हुआ बोर्ड ऑफ अप्रूवल को जो कि वो कैंसिल करना चाह रहा है, उसको मतलब सस्पेंड करना चाह रहा है या फिर उसको हटाना चाह रहा है? क्या रीजन क्या है? डेवलपर ने ऐसा क्या कर लिया? तो देखते हैं, ये आपके मॉड्यूल से लिया हुआ है मेरा। ठीक है, द डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन और परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन हिम। गवर्नमेंट ऑफिसर है, हमने उसको बोला भाई तू चेक करता रहा कर कि सही यूनिट्स में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सही तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन वो बंदा तो ऑफिस ही नहीं आ रहा, कोरोना की वजह से डर के बैठे अंदर, मतलब अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अनेबल टू डिस्चार्ज इस फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ड्यूटी, अपना काम नहीं कर रहा है, जो काम के लिए तेरे को रखा उसके लिए नहीं कर रहा। निकल अभी, निकल 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 निकल। दूसरा, द डेवलपर हैज परसिस्टेंटली डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड। बोर्ड बोलता है चेक कर, वो चेक ही नहीं कर रहा है। परसिस्टेंटली बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, तो भी उसको हटाया जाएगा। बोर्ड बोलता है मेरे को इतने दिन में ये काम चाहिए, वो कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट कर रहा है लेकिन गलतियां कर रहा है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, द डेवलपर हैज वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर। जो भी उसके लेटर ऑफ जॉब में लिखा हुआ था वो उसकी क्या कर रहा है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ रहा है। रिश्वत ले रहा है भैया, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, ठीक है। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द डेवलपर सच दैट ही इज अनेबल टू परफॉर्म फुल्ली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड इन बाय द लेटर ऑफ। तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, और ऐसे लोगों को कभी भी गवर्नमेंट इतना बड़ा काम नहीं देती, क्योंकि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती या जो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, लोगों से पैसा लेके भाग रहे हैं, तो वो क्या लोगों को, वो क्या SEZ वालों को देंगे। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो रिश्वत ज़्यादा लेगा, ऐसे भी हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है इंसॉल्वेंट प्रूफ होने वाला हो, तो जब तुम खुद ही लोगों से पैसा लेके गए हो तो तुम पब्लिक को क्या चेक करोगे। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े। द डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ड्यूटी। काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है लेकिन गलतियां कर रहा है, परसिस्टेंटली बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार एक ही गलती कर रहा है, समझ में नहीं आता कि तेरे बेजे में नहीं घुसता क्या। द डेवलपर हैज persistently default in complying with the direction of board. Third, the developer has violated the terms and condition of the letter. The financial position of the developer is such that he is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligation imposed by him. समझ में आया, समझ में आया, बेजे में घुसा, हाँ भाई घुस गया। तो ये पॉइंट्स है जिसके रीजन की वजह से बोर्ड ऑफ अप्रूवल डेवलपर को निकाल सकता है। निकल निकल निकल, अभी निकल भाई। नो लेटर ऑफ अप्रूवल कैन बी सस्पेंडेड। आप सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक, आखिरी मौका, किसी को जॉब से निकालने से पहले उसको नोटिस देना पड़ता है 3 महीने का। तो बोर्ड हैज गिविंग टू द डेवलपर नॉट लेस देन 3 month नोटिस इन राइटिंग। कम से कम 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा उसको राइटिंग में, कम से कम उसको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन, उसको बताया जाएगा कि क्यों तेरे को निकाला जा रहा है, क्यों तेरे को सस्पेंड किया जा रहा है, भाई तूने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, क्या बोर्ड ऑफ अप्रूवल को गलत लगा, ठीक है, वो बताया जाएगा। डेवलपर विद इन नोटिस गिविंग द ROBH मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक आखिरी मौका तो भगवान भी देता है, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में जो बैठे वो तो इंसान है, ठीक है, वो तो इंसान है, वो तो क्या होगा, एक आखिरी मौका तो उसको भी देंगे। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, आखिरी एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल डेवलपर को निकालने से पहले कितने महीने का नोटिस देंगे, 3 महीने का। कितने महीने का नोटिस देंगे, 3 महीने का। कैसे देंगे, लिखित में। कैसे देंगे, लिखित में। कितने महीने का, 3 महीने का लिखित में, ठीक है। उसको बताएंगे लिख के कि के को क्यों निकाला जा रहा है, और उसके बदले में डेवलपर उस 3 महीने में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग उसको अपना रीजन देगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था सर, आपने मुझे ये काम दिया था पर इस वजह से ही बार बार गलती हो रही है। सर आपने मुझे ये काम दिया था, आपने बोला था डेली ड्यूटी पे आना, पर मुझे कोरोना हो गया, मैं नहीं आ पाया, तो इसमें मेरी क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती। समझ में आया, समझ में आया, भेजे में गया। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सबको दिया जाता है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। सेक्शन 8 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 8 में ये पढ़ा था कि कौन अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेक्शन 9 में उसके हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस देखे थे ना यार, बड़ा पीछे चला गया ये तो, ठीक है। सेक्शन 9 में ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शंस देखे थे। उसके बाद सेक्शन 10 में हम लोगों ने देखे थे कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल को क्या निकाला जाता है, क्या रीजंस होते हैं कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड किया जाता है, और मैक्सिमम 1 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी पढ़ लिया था हमने। डेवलपमेंट कमीशन, अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट कमीशन, ठीक है। डेवलपर पढ़ रहे थे ना, अभी पढ़ते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 पढ़ चुके हम लोग, सेक्शन 11 पे आ रहे हैं डेवलपमेंट कमीशन। ये क्या होता है, CG, इसको भी कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबका पापा एक, सेंट्रल गवर्नमेंट
अपॉइंट डेवलपमेंट कमीशन फॉर वन और मोर SEZ, ठीक है। तो वन और मोर SEZ के लिए मतलब एक या एक से ज्यादा के लिए कौन अपॉइंट किया जाता है? डेवलपमेंट कमीशन अपॉइंट किया जाता है। सच ऑफिसर अदर एम्प्लॉय एज इट कंसिडर नेसेसरी टू असेस डेवलपमेंट कमीशन। तो अगर इसको मॉनिटरिंग करने या किसी काम के लिए अगर और ऑफिसर्स चाहिए और टीम चाहिए, महिंद्रा साइज बहुत बड़ा है, मुझसे अकेले से नहीं संभाला जाता सर, मुझसे अकेले से नहीं संभाला जाता, मुझे और ऑफिसर्स चाहिए, मुझे और ऑफिसर्स चाहिए और हेल्पर्स चाहिए। तो आप क्या करो, इनको और ऑफिसर्स भी अपॉइंट करके दो। कौन अपॉइंट करेगा इनको भी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक के लिए भी हो सकता है, एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसको और ऑफिसर्स चाहिए तो वो भी अपॉइंट हो जाएंगे। फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट कमीशन, सेक्शन 11 पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट कमीशन। अब इसके फंक्शन सेम वही है, सेक्शन 8 सेक्शन 9 में भी यही फंक्शंस थे बोर्ड ऑफ अप्रूवल के, सेक्शन 12 में डेवलपमेंट कमीशन के। गाइड द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप यूनिट। गाइड, वो तो अप्रूव कर रहा था, वो तो अप्रूव कर रहा था, हाँ खोलो नहीं मत खोलो या फिर मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन गाइडेंस कौन देगा? ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ यू नहीं ये करो, गाइडेंस देना, ठीक है। टीचर की तरह, मेंटोर की तरह गाइडेंस देना। तो गाइड कौन करेगा? ये करेगा, डेवलपमेंट कमीशन करेगा। गाइड द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप यूनिट इन द SEZ। Ensure and take suitable step for effective promotion of export। प्रमोशन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रमोशन करेगा। प्रमोशन क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा प्रमोशन? क्योंकि प्रमोशन करने से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट से आएगा फॉरेन करेंसी, अपना सपना मनी मनी मनी। आगे चलते हैं। Ensure proper coordination with the central government, state government department, concerned agencies with respect to above purposes, ठीक है। तो सब में कोऑर्डिनेशन वगैरह, वही मॉनिटरिंग का काम हो गया एक तरीके से, सब में कोऑर्डिनेशन वगैरह ही बिठाओ। 3 काम कर रहा है। पहला काम गाइड कर रहा है लोगों को, ऐसे यहाँ यहाँ यूनिट बिठाओ, यहाँ यहाँ यूनिट बिठाओ, गाइडेंस कर रहा है। दूसरा एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोशन कर रहा है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोशन कर रहा है। और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करवा रहा है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर एंड यूनिट ऑफ SEZ। काम हो गया ना, बन गया ना, SEZ बन गया ना। अब उसको कौन मॉनिटर करेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने तो हाँ बोल दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ अप्रूवल थोड़ी तो रोज देखने आ रहा है कि आप लोग सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन देखने आएगा? डेवलपमेंट कमीशन। डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन है सेंट्रल। पापा ने जो काम बोला वो तो करना ही पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो और काम बोलेगा वो भी करना पड़ेगा। तो 5 फंक्शंस हुए इसके। पहला, गाइडेंस द एंटरप्रेन्योर, कैसे कहाँ यूनिट सेटअप करें, गाइडेंस द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप यूनिट इन SEZ। दूसरा, प्रमोशन कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो डॉलर आएगा, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तीसरा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखेगा। चौथा, क्या बोला था? चौथा, काम को मॉनिटर करेगा, काम को मॉनिटर करेगा, काम को मॉनिटर करेगा। और 5वां, पापा को जो बोलेगा, ठीक है। तो वो अथॉरिटी जो थी बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रही थी, काम ये करो, फॉरेन कोलैबोरेशन करना है तो करो, ठीक है। वो ये बता रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये लगाओ, ठीक है, ये सब कुछ बता रही थी। या फिर है ना, कोई भी डेवलपर को सस्पेंड वगैरह कर रही थी। लेकिन खुद डेवलपर क्या कर रहा है? खुद डेवलपर क्या कर रहा है? खुद डेवलपर अंदर रह के काम कर रहा है। वो तो अथॉरिटी ऊपर ऊपर से एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रही थी बोर्ड ऑफ अप्रूवल, लेकिन खुद डेवलपर क्या कर रहा है? खुद डेवलपर बेचारा गाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है, मॉनिटर कर रहा है परफॉर्मेंस और सच अदर फंक्शंस। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके 2 पापा, इसके 2 पापा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया, लेकिन जो इसके ऊपर बैठा है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, तेरे को पता है ना, अगर मेरी नहीं सुनी तो तेरे को खल्लास कर दूंगा 1 साल के लिए, तेरे को खल्लास कर दूंगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल की भी इसको सुननी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ अप्रूवल की अगर इसने नहीं सुनी तो उसको सस्पेंशन मिल जाएगा 1 साल के लिए।
समझ में आया? दो दो पापा, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, तो इन दोनों की इसको सुननी पड़ेगी। नहीं सुनी बेटा तू तो गया। Development Commission to call for such information for the development or unit from time to time as may be necessary to monitor the performance of developer। तो डेवलपर कमीशन क्या कर सकता है? यूनिट से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर रह के तो यही चेक कर रहा है सब कुछ। तो सब कुछ अंदर रह के जब ये चेक कर रहा है, ठीक है, तो इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ये क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा, कभी भी उन लोगों से मांग सकता है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन ही किसको देगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। और बोर्ड ऑफ अप्रूवल आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। चाहे तो ये भी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है, कोई मनाही नहीं है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेवलपमेंट कमीशन टू कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेवलपर और यूनिट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज मे बी नेसेसरी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस और सेक्शन 8 पढ़ा था बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेक्शन 9 पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? सेक्शन 9 फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। और सेक्शन 10 पढ़ा था सस्पेंशन। किसका सस्पेंशन? डेवलपर का। फिर सेक्शन 8, 9, 10 हो गया ना। फिर सेक्शन 11 में हमने पढ़ा खुद डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, और सेक्शन 12 में उसके फंक्शंस पढ़े। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। The Development Commission has been authorized to delegate any of its power, any या all of its power, function, officer, employee। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा था ना, मुझे और लोग चाहिए, मुझे और लोग लाके दो, मुझे और लोग चाहिए, मुझे और लोग लाके दो, लाके दे देगा। तो उसको काम डेलीगेट कौन करेगा? यही करेगा। उसको काम डेलीगेट कौन करेगा? यही करेगा, डेवलपमेंट कमीशन। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12। अब आ जाते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अप्रूवल कमिटी। सेक्शन 13 बोलता है अप्रूवल कमिटी कैसे बनानी है। सेक्शन 13 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अप्रूवल कमिटी बनाएगा तो सभी कौन? पापा। कौन से पापा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सबके पापा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके कमिटी बनाएगा फॉर एवरी एसईजेड। हर एसईजेड के लिए एक कमिटी बनाएगा। हर एसईजेड के लिए, एक एसईजेड के लिए क्या बनाएगा? कमिटी बनाएगा। सीजी कॉन्स्टिट्यूट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ सच एसईजेड। जैसे जैसे जहाँ एसईजेड बनता जाएगा उस एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए एक अप्रूवल कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर 6 महीने में, मतलब जैसे ही एसईजेड बन जाएगा उसके 6 महीने में वो कमेटी खड़ी हो जाएगी। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कब बनाएगा? वो 6 महीने, एसईजेड के बनते ही 6 महीने में बना देगा। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तीसरी हम अथॉरिटी पढ़ रहे हैं, दैट इज अप्रूवल कमिटी। सेक्शन 13 कौन बनाएगा? एसईजेड बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? सारे एसईजेड के। और जैसे जैसे एसईजेड बनते जाएंगे उस पर्टिकुलर एसईजेड के लिए कमिटी होगी विद इन 6 मंथ के लिए। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेक्शन 14 बोलता है इसके पावर, फंक्शन ऑफ अप्रूवल कमिटी। अप्रूव द इम्पोर्ट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। देखो, बोर्ड ऑफ अप्रूवल बिजनेस, मेन बिजनेस की स्टार्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा था। बोर्ड ऑफ अप्रूवल मेन बिजनेस का स्टार्टिंग, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा था। ठीक है, फिर डेवलपर क्या कर रहा था? अंदर घुस के मॉनिटर कर रहा था कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो रहा है या नहीं। तो अप्रूवल कमेटी क्या कर रही है? अप्रूवल कमेटी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देख रही है। अप्रूवल कमेटी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देख रही है। अप्रूव द इंपोर्ट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिफ। अगर इंडिया से कोई गुड्स एसईजेड में आ रहा है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। अगर इंडिया से कोई गुड्स एसईजेड में आ रहा है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। उस इंपोर्ट को अप्रूव कौन करेगा? अप्रूवल कमेटी। कौन करेगा? अप्रूवल फॉर कैरिंग ऑन ऑथोराइज ऑपरेशन बाय द डेवलपर इन द एसईजेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अप्रूव द इंपोर्ट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। नेक्स्ट, अप्रूव प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस बाय द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और डोमेस्टिक टेरिफ। अगर बाहर से कोई सर्विस इंडिया में आ रही है
सॉरी, बाहर से कोई सर्विस SEZ में आ रही है, इंडिया से कोई सर्विस SEZ में आ रही है, इंडिया से कोई सर्विस SEZ में आ रही है, बाहर से कोई सर्विस SEZ में आ रही है, वो भी कौन अप्रूव करेगा? ये कुल मिला के ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहा है, कुल मिला के ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहा है। पहला गुड्स देखा, अभी देखा सर्विसेज। मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर हाउस ट्रेडिंग इन द, अब उस गुड्स का क्या करोगे ये भी बता दो, क्या करोगे बच्चुआ बता दो, क्या करोगे, बना के कहाँ बेचोगे, किसको एक्सपोर्ट करोगे वो भी बता दो। समझ में आया? भेजे में गया, बिल्कुल गया होगा, बिल्कुल गया होगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या कर रहा था? मेन अप्रूव कर रहा था, बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट। फिर डेवलपर क्या कर रहा था? मॉनिटर कर रहा था हर चीज। और ये क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर रहा था। पहला ट्रांजैक्शन हमने क्या देखा कि गुड्स को इंडिया से कोई गुड्स SEZ में आ रहा है वो, या फिर बाहर से आ रहा है वो अप्रूव करे। दूसरा, सर्विसेज इंडिया से SEZ में आ रही है, मतलब DTA से SEZ में आ रही है, या फिर बाहर से कोई SEZ में आ रही है वो करेगा। और तीसरा, उस गुड्स और सर्विसेज का वेयर हाउस को मॉनिटर करेगा। अप्रूव, मॉडिफाई एंड रिजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, वेयर हाउसिंग और ट्रेडिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से भी कोई रिलेटेड काम हो रहा है कि क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका वेयर हाउस है, वो सब कुछ भी ये देखेगा। Allow on receipt of approval foreign collaboration, foreign direct investment including investment by, तो ये भी है ना इन्वेस्टमेंट, तो ये भी देखता है, वो भी देख रहा है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ये भी देख रहा है इन्वेस्टमेंट। वो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट देख रहा होगा, ये छोटा छोटा, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के इन्वेस्टमेंट देख रहा है। वो बड़ा बड़ा सेटिंग अप यूनिट्स के लिए था, ठीक है, तो ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट देख रहा है। Monitor and supervises compliance of condition subject to the letter of approval or permission if any granted to developer and डेवलपर को भी ये देखेगा, डेवलपर तो सबसे छोटा हो गया, डेवलपर को भी ये देखेगा, और एंटरप्रेन्योर्स जो भी इनको टर्म्स एंड कंडीशन दिए क्या ये फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी ये देखेगा, ठीक है, कंप्लायंसेस पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और कोई भी काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको बोलता है तो वो भी इनको करना पड़ेगा। परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एज में बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वापस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले गुड्स अगर DTA से SEZ में आ रहा है या बाहर से SEZ में आ रहा है अप्रूव करेगा। दूसरा, सर्विसेज DTA से SEZ में आ रही है, बाहर से SEZ में आ रही है, अप्रूव करेगा। तीसरा, मॉनिटर करेगा वो गुड्स और सर्विसेज को आप क्या कर रहे हो। चौथा, अगर आप कोई यूनिट्स वगैरह खोल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रहे हो SEZ के अंदर, तो आपको अप्रूव कराएगा। छोटा मोटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो ये देखेगा, बड़ा बड़ा मेन इन्वेस्टमेंट है तो वो कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है। और कोई भी काम जो कि इनको कंप्लायंसेस वगैरह करने एंटरप्रेन्योर को या फिर डेवलपर को, वो भी ये चेक करेगा, ठीक है। कोई और काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है। यहाँ पे हमारी अथॉरिटी 3 खत्म हो चुकी है, 3 अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। कौन कौन सी 3 अथॉरिटी थी? 3 अथॉरिटी कौन सी थी? सबसे पहले बोर्ड ऑफ अप्रूवल, फिर डेवलपमेंट कमीशन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये लास्ट में अप्रूवल कमेटी। अब चौथी लास्ट है SEZ अथॉरिटी, सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या बोलता है देखते हैं। इसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी फॉर एवरी SEZ। जैसे अप्रूवल कमेटी थी ना हर SEZ के लिए, ऐसे ही SEZ अथॉरिटी भी होगी टू एक्सरसाइज पावर कन्फाइंड एंड डिस्चार्ज द फंक्शन। जो भी काम इसको अंदर दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ये करेगा। समझ में आया? समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम इसको बोलेगा वो ये करेगा, ठीक है। तो कौन अपॉइंट कर रहा है इसको भी? सेंट्रल गवर्नमेंट। हर SEZ के लिए एक अथॉरिटी होगी। जैसे हर SEZ के लिए अप्रूवल कमेटी थी वैसे ही हर SEZ के लिए SEZ अथॉरिटी होगी। चले आगे। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चले, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुपरसीड कर सकता है अथॉरिटी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। जैसे आपको याद है बोर्ड ऑफ अप्रूवल किसको सस्पेंड कर रहा था? बोर्ड ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर रहा था डेवलपर को। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा था, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा था, सस्पेंड कौन कर रहा था? वहां पे
बोर्ड ऑफ अप्रूवल किसको कर रहा था? डेवलपर को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर रहा है। सुपरसीड का मतलब होता है हटा रहा है। सुपरसीड का मतलब हो रहा है हटा रहा है, इसकी जगह कोई अथॉरिटी करेगा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, मतलब उस टाइम पे वो अपना काम नहीं कर पाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा और वो काम करेगा, वही सस्पेंशन की तरह हो जाएगा। अब फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन क्या है एसईजेड अथॉरिटी के? सेक्शन 34 बताएगा। सेक्शन 34 बताएगा इसके क्या क्या फंक्शंस है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एसईजेड। एसईजेड में यूनिट खोलो 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 खोलो, गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ज्यादा से ज्यादा यूनिट एसईजेड में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूनिट एसईजेड में होने चाहिए। तो वहां पे फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत फैसिलिटीज तो होनी चाहिए, सही तरीके से पानी आ रहा हो, रोड वोड सही हो, तो वो कौन कराएगा भाई? वो कौन कराएगा? डेवलपर तो कंप्लायंसेस देख रहा था, अप्रूवल कमेटी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसको अप्रूव करा रही थी। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो वो तो डेवलपर कर रहा था, लेकिन रोड सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, वो कौन देखेगा? तो ये देखेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एसईजेड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगा। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का प्रमोशन ये भी करेगा जैसे हमारा डेवलपर कर रहा है। रिव्यूइंग द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एसईजेड, और ये भी रिव्यू कर रहा है, मतलब कुल मिला के ये तो सारे ही काम कर रहा है। ठीक है, रिव्यूइंग द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एसईजेड। लेवी यूजर और सर्विस चार्जेस फी रेंट फॉर द यूजिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी हो और वो कोई डेवलपर यूज कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर यूज कर रहा है, तो उस पर क्या लगा दो? चार्जेस लगा दो, टैक्सेस वगैरह लगा दो, या फिर रेंट लगा दो। ठीक है, तो लेवी यूजर। ठीक है, परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। परफॉर्म सच अदर फंक्शन, ये तो सबका मिक्सचर निकला भाई। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह बनवा के देगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट का प्रमोशन भी कर रहा है, जो कि काम किसका था? डेवलपर का। जो कि काम किसका था? डेवलपर का था, उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, और रिव्यूइंग द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस किसका था? अप्रूवल कमेटी का था, वो भी ये देखेगा। ठीक है, लेवी टैक्सेस वगैरह लगा रहा है। ठीक है, रेंट वगैरह लगा रहा है, अगर आप किसी अथॉरिटी की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो आप पे टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे। और सच अदर फंक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चारों अथॉरिटी कंप्लीट हो चुके। अब एसईजेड है, काम कर रहा है, काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी रिपोर्ट कौन देगा? अथॉरिटी देगी। काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी रिटर्न और रिपोर्ट कौन देगा? अथॉरिटी देगी। किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो देखते हैं, अथॉरिटी शेल फर्निश टू सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिटर्न एंड स्टेटमेंट पर्टिकुलर मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी सारे एसईजेड की, उस पर्टिकुलर एरिया की, वो रिटर्न और रिपोर्ट कौन? अथॉरिटी, एसईजेड अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 31 में पड़ी थी, वो किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। एवरी अथॉरिटी टू सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल, हर साल के एंड में आपको ये रिटर्न देनी पड़ेगी। गिविंग ट्रू एंड फेयर अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल क्या काम किया आपने, वो सारी रिटर्न रिपोर्ट कौन देगी? अथॉरिटी देगी। किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, और हर साल देगी। किसके काम का? पिछले साल के काम का। अच्छा, इसको अपॉइंट किसने किया था? इसको अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसको सुपरसीड भी कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 40, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी, सेक्शन 40। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड इफ, अब क्या रीजन है अगर उसको लगता है कि अथॉरिटी काम नहीं कर रही, अथॉरिटी अनेबल टू परफॉर्म इस फंक्शन, काम ढंग से नहीं कर रही है भाई, काम ढंग से नहीं कर रही है अथॉरिटी, हटा, निकल निकल निकल, 6 महीने के लिए निकालेगा। वहां पे याद है आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल कितने टाइम के लिए निकाल रहा था डेवलपर को? 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए। गाइस, ये चीज मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्यों? मजा आ रहा है क्या मुझे? बार बार याद दिला रही हूँ आपको, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, इफ इज persistently मेड डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। आपको पता है ये भी कहीं पढ़ा था हमने,
ये भी कहीं पढ़ा था, सस्पेंशन के रीजंस पढ़े थे बोर्ड ऑफ अप्रूवल के। बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने जो रीजंस बताए थे किसको सस्पेंड करने के लिए, डेवलपमेंट कमीशन को जो सस्पेंड करने के रीजन बताए थे वो भी यही थे। इफ इट एक्सीड और अब्यूज इज पावर, उसको काम करने के लिए जो दिया था उससे ज्यादा अब्यूज कर रहा है, लोगों से जाकर रिश्वत ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है, रोड बनवाए, एक बारिश आई सारा नाला खुल गया, सारे रोड्स खराब हो गए, रिश्वत ले रहा है लोगों से, जो काम की पावर नहीं है वो भी कर रहे हैं, एक्सीड और अब्यूज इट्स पावर, तो वो भी गलत है, करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिसर। फेल टू कंप्लाई एनी डायरेक्शन इशू, अगर कोई काम दिया और उसने नहीं किया तो अथॉरिटी अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर तो रहा है लेकिन गलतियां कर रहा है, इफ ही हैज मेड अ परसिस्टेंटली डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तीसरा काम से ज्यादा ही काम कर रहा है भाई, रिश्वत ले रहा है, ले भाई ले तू रिश्वत ले, ठीक है देखो निकालेंगे। या फिर फेल टू कंप्लाई एनी डायरेक्शन इशू, या फिर कोई काम उसको दिया उसने नहीं किया। नोट देखते हैं, सच सुपरसेशन विल रिमेन इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसीज क्या होगी, सुपरसीडिंग द अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी को निकाला जाएगा, एसईजेड अथॉरिटी को निकाला जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज है। चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ द अथॉरिटी शैल वेकेट द ऑफिस, अपना ऑफिस छोड़ के जाएंगे। ऑल द पावर एंड फंक्शन ड्यूटी एक्सरसाइज्ड एंड परफॉर्म बाय सच पर्सन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर, और उसकी जगह दूसरे लोग आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको काम देगा, मतलब वो काम दूसरे लोग करेंगे। ऑल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द अथॉरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो चेयरपर्सन और मेंबर उसकी जगह वेकेट कर जाएंगे, उनकी जगह कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सारे पावर्स और ड्यूटीज उनको बता देगा, सारी प्रॉपर्टी जो भी इनके एसईजेड अथॉरिटी के हाथ में थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, जब तक नए ऑफिसर्स नहीं आते, जब तक नए ऑफिसर्स नहीं आते सारी प्रॉपर्टी किसके पास चल जाएगी, एसईजेड की, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिट्स वगैरह एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉपर्टी नहीं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो अथॉरिटी के पास प्रॉपर्टी है वो जाएगी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड, कौन एसईजेड बना सकता है, कौन ऐसा पर्सन है जो एसईजेड बना सकता है, मैं फोन करती हूँ, हेलो 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 मेरे को एसईजेड खोलना है, क्या मैं बना सकती हूँ, क्या मैं एसईजेड बना सकती हूँ, क्या मैं एसईजेड बना सकती हूँ, क्या पढ़ी लिखी हूँ बना सकती हूँ क्या, सेक्शन 3 बताता है, देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या दोनों एसईजेड बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एसईजेड बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड बनाएगी, या दोनों मिलके एसईजेड बनाएंगे। और एनी अदर पर्सन, मैं भी बना सकती हूँ, कोई भी बना सकता है, समझ में आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ या एनी अदर पर्सन, मतलब इसमें सब इंक्लूड हो गए, क्लियर। पढ़ते हैं, पर्सन अप्लाइंग फॉर एसईजेड, मैं हूँ, हेलो मेरे को एसईजेड बनाना है, मेरा बड़ा मन कर रहा है एसईजेड बनाने का, क्या मैं बना लूँ, ऐसे फोन करूंगी, मैं फोन करूंगी, किसको फोन करूंगी, देखते हैं। अगर कोई भी इंसान सेज में अपना यूनिट खोलना चाहता है तो वो प्रपोज करेगा, प्रपोज वो लड़की को प्रपोज करने वाला नहीं है, किसको प्रपोजल देगा, हर दम गलत सोचते हो, या तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, या तो अशोक गहलोत जी को देगा या फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल में जो बोर्ड्स बैठे हैं उनको देगा, किसको देगा, या तो अशोक गहलोत जी को देगा या फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल को देगा। अगर अशोक गहलोत जी को देता है तो क्या होता है, अशोक गहलोत जी देखेगा आइडेंटिफाइंग द एरिया एंड फॉरवर्ड द प्रपोजल, अशोक गहलोत जी देखेगा कि मैंने जो प्रपोजल उनको दिया है क्या वो सही है या नहीं है, और वो प्रपोजल फॉरवर्ड कर देगा किसको, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, ठीक है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल को अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, अशोक गहलोत जी को देते हैं, तो वो चेक करेगा और फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, ये ध्यान से देखना, ये वाला एरो, वो फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, तो इससे बेटर है ना बोर्ड ऑफ अप्रूवल को दे दो, इससे बेटर है ना बोर्ड ऑफ अप्रूवल को दे दो।
और बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपको पता है क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा। वापस मैम वापस, समझ में नहीं आया बेटा, आएगा भी नहीं, ध्यान से सुनो। हम प्रपोज करेंगे, प्रपोज नहीं, क्या दिमाग चलता है, वही एक ही जगह, प्रपोजल दो जनों को, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल। स्टेट गवर्नमेंट को देते तो स्टेट गवर्नमेंट खुद चेक करेगा, फिर फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल। स्टेट गवर्नमेंट खुद चेक करेगा और फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। और अगर आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल को फॉरवर्ड करते हो तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा। और डायरेक्ट अगर हम बोर्ड ऑफ अप्रूवल को ही देते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा। पर्सन आफ्टर रिसीविंग एक्सेप्टेंस, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्करेंस कर देगा, मतलब बता देगा ठीक है हमारा खुल गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद खोलना चाहता हो तो, ये तो इंसान के लिए था, स्टेट गवर्नमेंट खुद खोलना चाहता हो तो स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड टू सेट अप SEZ, तो वो किसको बोलेगा, फॉरवर्ड करेगा प्रपोजल। फॉरवर्ड करेगा प्रपोजल, किसको फॉरवर्ड करता है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। बोर्ड ऑफ अप्रूवल को अपना प्रपोजल फॉरवर्ड करेगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या हम खोल दें, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है। हम पर्सन थे, हम दोनों को कर सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ अप्रूवल, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खुद भी एट लास्ट कर क्या रहा था, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को दे रहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद खोलना चाहता है तो वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ अप्रूवल से बात करेगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा। इफ प्रपोजल एक्सेप्टेड विदाउट मॉडिफिकेशन, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने या तो इंसान को या स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया खोल बच्चा, जा खोल ले SEZ, खोल ले बच्चा, तेरे को SEZ यूनिट खोलनी है, खोल ले। इफ प्रपोजल एक्सेप्टेड विदाउट मॉडिफिकेशन, हाँ एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, इफ बोर्ड अप्रूव विदाउट मॉडिफिकेशन शेल कम्युनिकेट द सेम टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल हो चाहे किसी इंसान का प्रपोजल, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल हो चाहे किसी इंसान का प्रपोजल, अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल उसको एक्सेप्ट करता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो वो किसको कम्युनिकेट कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको कम्युनिकेट कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल इशू कर देगा उस कंसर्न पर्सन को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। Therefore, central government will issue letter of approval to the concerned person. Once the letter is issued, एक बार लेटर इशू हो गया तो उस पर्सन को कोड डेवलपर बोला जाता है। एक बार लेटर इशू हो गया तो उस पर्सन को कोड डेवलपर बोला जाता है। वापस बता देती हूँ, अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल बिना किसी मॉडिफिकेशन के एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल तो वो किसको बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्सन को लेटर ऑफ अप्रूवल देगा और एक बार लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया तो वो क्या कहलाएगा, कोड डेवलपर। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो इफ प्रपोजल एक्सेप्ट तो किया है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, इफ प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है बोर्ड ऑफ अप्रूवल का, बट बिना विथ मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस है। इफ बोर्ड अप्रूव द प्रपोजल विथ मॉडिफिकेशन इट शैल कम्युनिकेट द सेम टू द कंसर्न पर्सन। जैसे कि मैंने फोन किया, हेलो 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 मैं लेड का काम खोल लूँ, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया लेकिन उन्होंने कुछ लिमिट्स लगाई, कुछ इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स लगाई, कुछ मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन रखी, मतलब मॉडिफिकेशन किया। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन की तरह इट शैल कम्युनिकेट द सेम टू द कंसर्न पर्सन, उस पर्सन को बता देगा। इफ द कंसर्न पर्सन एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन देन बोर्ड विल कम्युनिकेट इट। अगर पर्सन राजी है तो ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल। लेकिन अगर कंसर्न पर्सन राजी नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया लेकिन मॉडिफिकेशन की तरह, तो मॉडिफिकेशन अगर आपको राजी है तो आप आगे किसको बता दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ अप्रूवल बता देंगे। लेकिन अगर राजी नहीं है तो वही बात खत्म हो जाती है। अब क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल इशू कर देगा उस पर्सन को, और एक बार लेटर ऑफ अप्रूवल इशू हुआ तो वो बन जाएगा को डेवलपर। अभी तक हमने दो पढ़ लिए, एक इंसान अगर अप्लाई करता है तो किसको अप्लाई कर सकता है, और एक स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता है तो वो किसको अप्लाई कर सकता है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले आगे। अगर प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल शेल रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग एंड शेल कम्युनिकेट द सेम टू द कंसर्न पर्सन। उस इंसान को बता दिया जाएगा, देख भाई तेरा प्रपोजल इस वजह से रिजेक्ट हुआ, रीजन बता देगा राइटिंग में, ठीक है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटेंड टू सेट अप एसईजेड। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एसईजेड यूनिट खोलना चाहता है, हमने 3 पढ़ते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई पर्सन, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खोलना चाहता हो तो क्या वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पूछेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बनाया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट सबका पापा है, तो वो किसी से नहीं पूछेगा, अपने आप खोल लेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एंड नोटिफाई एसईजेड विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट और विदाउट रेफरेंस टू बोर्ड ऑफ। किसी से भी कंसल्टेशन नहीं चलेगा, एक सेकेंड, without consulting the state government concerned and without proposal to board of। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर, उसने सबको बनाया भाई, वो सबका पापा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खोलता है एसईजेड तो बिना किसी कंसल्टेशन, बिना कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के, बिना रेफरेंस टू बोर्ड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चेक करो एक बार, ध्यान से सुनो क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने ये पढ़ा कि कौन सी अथॉरिटी होती, 4 अथॉरिटी पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन एसईजेड खोल सकता है, जो कि सेक्शन 3 में पढ़ा। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि एसईजेड कौन कौन खोल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, दोनों मिला के, या फिर कोई पर्सन अप्लाई करता है तो किस किस को कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती तो किसको करेगी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगी तो किसी को अप्लाई नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी को अप्लाई करे खुद ही खोल देगी, क्योंकि वो सबकी पापा है। सेटिंग अप यूनिट, अगर छोटी सी यूनिट्स खोलनी है, बहुत बड़ा एसईजेड नहीं खोलना, बहुत बड़े एरिया पे काम नहीं करना, अगर छोटी सी यूनिट खोलनी है तो क्या करें। सेक्शन 15, एनी पर्सन हु इंटेंड टू सेट अप यूनिट सबमिट द प्रपोजल टू डेवलपमेंट कमिटी। अगर छोटी सी यूनिट खोलनी है, ऑलरेडी आपकी बहुत बड़ी एसईजेड में काम चल रहा है, आपका बहुत बड़ा एरिया में आपका काम चल रहा है, अब आपको एक छोटी सी बस ब्रांच खोलनी है। बहुत बड़े एरिया में आपका ऑलरेडी वर्क चल रहा है, आपको बस अब एक छोटी सी ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए हमारा डेवलपमेंट कमीशन बैठा है ना, सेक्शन 11 बैठा है ना, क्यों बैठा है? तो एनी पर्सन हु इंटेंड टू सेट अप यूनिट टू सबमिट प्रपोजल टू द डेवलपमेंट कमीशन। डेवलपमेंट कमीशन टर्न प्लेस द प्रपोजल बिफोर द अप्रूवल कमिटी फॉर इट्स अप्रूवल, ठीक है। तो डेवलपमेंट कमीशन अप्रूवल कमिटी को बोल देगा। अप्रूवल कमिटी एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। देखो बड़ी पूरा बिजनेस खोलना है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाओ, लेकिन छोटी सी ब्रांच खोलनी है, छोटी सी, ऑलरेडी बड़ा काम चल रहा है, छोटा सा बस अलग से एक यूनिट खोलनी है, तो किसके पास जाओगे? डेवलपर के पास जाओगे। सबसे छोटे लेवल पे जो काम कर रहा है डेवलपमेंट कमीशन अप्रूवल कमेटी के पास जाएगा, और अप्रूवल कमेटी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है। गाइस सबसे छोटे लेवल पे डेवलपमेंट कमीशन काम कर रहा है, उसके बाद अप्रूवल कमेटी और उसके बाद बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और एसईजेड अथॉरिटी तो सब लेवल पे काम कर रही है। समझ में आया? ये कमिटीज पे, ये जो अथॉरिटीज है, इस पे कंफ्यूज मत होना। द कमिटी हैज टू गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी बिफोर रिजेक्टिंग। अगर आप रिजेक्ट करते हो तो एक मौका, आखिरी मौका बोलने का तो दे दिया जाए। तो अप्रूवल कमिटी हैज बीन गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी बिफोर रिजेक्टिंग द प्रपोजल। अ पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमेटी। गुस्सा आ रहा है मुझे अप्रूवल कमेटी पे, तो अप्रूव करेगा, इसके पापा के पास जाऊंगी मैं, ठीक है। डेवलपमेंट कमीशन सबसे छोटा, उसके ऊपर अप्रूवल कमेटी। गुस्सा आ रहा है अप्रूवल कमेटी ने मुझे मना किया, अब मैं कहाँ जाऊँ? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। अ पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमेटी में मेक एन अपील टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर। सबसे छोटा डेवलपमेंट कमीशन, उसके बाद अप्रूवल कमेटी पे गुस्सा आ रहा है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाओ, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर।
मे सच ऑपरेशन सो ऑथोराइज विद द मेंशन इन लेटर ऑफ अप्रूवल। ठीक है, फिर उनको बता दो रीजन वगैरह। कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। अगर एक एंटरप्रेन्योर को आप बिजनेस करने के लिए राजी किया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने एक बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए राजी किया है, तो उसको कैंसिल कैसे किया जा सकता है? अप्रूवल कमिटी कैंसल द लेटर ऑफ अप्रूवल टू द एंटरप्रेन्योर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन अफोर्डेड टू द एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, सुनवाई करने के बाद आप उसकी कैंसिल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ठीक है गलत कर रहा है। तो अगर आपने किसी को हाँ बोल दिए, तो अगर आपको लगता है वो सही नहीं है तो उसकी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दो, उसके बाद कैंसिल कर दो। रीजन क्या हो सकते हैं कैंसिलेशन के? एनी रीजन और कॉज टू बिलीव that the entrepreneur has persistently contravened any of the terms and condition obligation subject to which approval was granted। जो काम के लिए आपको अप्रूवल दी थी वो काम कर नहीं रहे, आप कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो। आपको बोला था एक्सपोर्ट करना है SEZ से, आप तो इंडिया में ही बेचे जा रहे हो। आपको बोला था एक्सपोर्ट करना है SEZ से, आपने तो क्या किया, अलग अलग यूनिट्स खोल दी पूरे जयपुर में, और सारा माल क्या हो रहा है, अलग अलग यूनिट्स का माल भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है SEZ के थ्रू, ताकि आप लोग का टैक्स बचे। आप लोग टैक्स बचाने के लिए SEZ में आए हो, निकलो 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 निकलो, एंटरप्रेन्योर को बोलेगा निकलो। ठीक है, अब वापस देख लेते हैं अप्रूवल कमिटी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं वापस। अप्रूवल कमिटी टू कैंसिल लेटर ऑफ अप्रूवल दिया किसने था? बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने। कैंसिल कौन कर सकता है? अप्रूवल कमिटी कर सकती है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रीजन क्या है? सेकंड पॉइंट बताया, कोई भी रीजन हो सकता है जहाँ पे अप्रूवल एंटरप्रेन्योर कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रावेंट कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशन को। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा विड्रॉल का? व्हेन द लेटर ऑफ अप्रूवल हैज बीन कैंसिल्ड द यूनिट शैल नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ सच कैंसिलेशन बी एग्जाम। जो उसको पहले बेनिफिट मिले थे ना टैक्स वगैरह के, वो सारे विड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट विड्रॉल, जो भी पहले आपको कंसेशंस, टैक्सेशन, एग्जेम्पशंस वो सब मिले थे वो सब गए आपके। ठीक है, आप पूरा टैक्स चुकाओ, 18% टैक्स चुकाओ, पूरा इनकम टैक्स चुकाओ, पूरा GST चुकाओ, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे कंप्लायंसेस पूरे करो। आपकी जिंदगी आज से जंड है जंड है जंड है, पहले जो मजे थे वो खत्म। ठीक है, चले। एनी पर्सन अग्रीड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमिटी। अप्रूवल कमिटी से परेशान हुए तो उसके पापा के पास जाएंगे, कौन है? अपील करेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल के। सबसे पहला डेवलपमेंट कमीशन, उसके बाद अप्रूवल कमिटी, अप्रूवल कमिटी के बाद बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो अगर अप्रूवल कमिटी से बीच वाले से आप परेशान हो तो किसके पास जाओगे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, सेक्शन 70। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या था? सेक्शन 16 था कैंसिलेशन वाला। ठीक है, अब सेक्शन 17 बताता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द SEZ मेड टू रिजर्व बैंक इन द प्रिस्क्राइब। देखो यहाँ पे वो अप्रूवल कमिटी को नहीं देगा क्योंकि वो बैंक है। यहाँ पे वो अप्रूवल कमिटी को दे ही नहीं सकता क्योंकि वो बैंक है। और बैंक किसको देगा? अपने किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा 1949। ऑल्थो ये एक्ट भी लगेगा पर उसका अथॉरिटी तो कौन होगा? RBI ही होगा। ठीक है, तो रिजर्व, सेकंड पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेंट फुलफिल ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो ग्रांट कर देगा परमिशन टू सच एप्लीकेंट फॉर सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द SEZ। वापस पढ़ते हैं एक बार, वापस पढ़ते हैं। सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अगर किसी बैंक को अपनी एक ब्रांच SEZ में खोलनी है तो वो अप्रूवल कमेटी के पास या बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास नहीं जाएगा। अप्रूवल कमेटी या बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? डायरेक्ट रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि बैंक के पास चलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर RBI को लगता है कि ठीक है खोल देते हैं SEZ में एक यूनिट, SBI की भी या फिर ICICI की भी खोल देते हैं, PNB की भी खोल देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रखी है, तो वो हाँ बोल देगा, फिर बैंक खोल देगी। सेटिंग अप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, सेक्शन 18। अभी बैंक के लिए क्या पढ़ा था? ऑफशोर बैंकिंग के लिए सेक्शन 17। अब सेक्शन 18 में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा सेटिंग अप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन है। देखो कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट या स्पेसिफिक अथॉरिटी करेगी, सबके लिए बोर्ड ऑफ अप्रूवल या अप्रूवल कमेटी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैंकों के लिए आरबीआई और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस आईएफसी के लिए कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है ऑन ओनली वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस स्पेसिफिक। एक ही जने को सर्विस देगी, सबको नहीं देगी, क्योंकि इतनी सर्विसेज की नीड ही नहीं है। एक ही जने को एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोलेगी वहाँ पे, जो कि उन लोगों को सर्विस दी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव ओनली वन, सिर्फ एक को ही देगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मज़े से चल रहा है, चलने दो, चैप्टर छोटा सा है, ख़त्म करेंगे, सब कुछ मज़े से चल रहा है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी। अगर आप स्पेसिफिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफसी खोलते हो, ठीक है, तो आप पे टैक्स जो लगेगा, आप क्योंकि इंडिया से बाहर को सर्विस दे रहे हो, तो आप पे एसजीएसटी और सीजीएसटी तो लगेगा नहीं, आप पे एसजीएसटी और सीजीएसटी तो लगेगा नहीं, आप पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता हो तो टैक्स कैसे लगता है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आईजीएसटी लगता है, तो ये तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विस जा रही है तो आईजीएसटी लगेगा। एग्जाम्पशन है अदर लेवीज एज इम्पोज बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ रखा है, अगर वो कुछ टैक्स लगाना चाहती है तो लगा सकती है, अदर टैक्सेस बाकी हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस को एग्जाम्प्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे एग्जाम्प्ट कर रहा है। और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको धड़ धड़ भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आपको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी छोड़ रखा है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट छोड़ भी सकती है, लगा भी सकती है, वो उनकी मर्जी है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म है। अब है क्या मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफसी है क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू बोलता है मीन्स अ फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच हैज बीन अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिनको सर्विस देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। फैसिलिटीज़ क्या मिलती है अगर आप SEZ में इन्वेस्टमेंट करते हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई बंदा SEZ में यूनिट्स खोलता है, कोई बंदा SEZ में आता है, तो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? पहला, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट। अगर बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, बाहर से कोई गुड्स SEZ में आ रहे हैं, बाहर से कोई गुड्स SEZ में आ रहे हैं, या इंडिया से कोई गुड्स SEZ में आ रहे हैं, वो ड्यूटी फ्री होंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंडीशन होती है कि वो गुड्स बन के फर्दर जो प्रोसेसिंग होगी उसको बन के वो एक्सपोर्ट हो जाए, वो एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि इंडिया में नहीं बिकेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो उसको, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई गुड्स इंडिया SEZ में आ रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट मतलब DTA से कोई गुड्स SEZ में आ रहे हैं, तो वो उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। आपको पता है 5 साल तक कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता, 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर SEZ फॉर फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल तक कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता। 50% एग्जेम्पशन अंडर SEZ फॉर नेक्स्ट, फिर अगले 5 साल तक 50% इनकम पे ही टैक्स लगता है, ठीक है। आपको पता है कंपनियों पे इनकम टैक्स 30%। अगर कंपनी की 1 करोड़ की इनकम हुई तो 30 लाख तो टैक्स में चला गया, वो बच गया ना 5 साल तक। और अगले 5 साल तक फिर कितना है? 50%। 50% का मतलब होता है जहाँ पे 30% रेट थी वो 15% हो जाएगी, आधा टैक्स लगेगा। 10 साल के लिए मजे हो गए आपके। फिर 50% फ्लोज बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अगर एक्सपोर्ट करने पे आप जो प्रॉफिट लगा रहे हो, अगर एक्सपोर्ट करने पे जो प्रॉफिट कमा रहे हो आप, वो प्रॉफिट वापस अगर इन्वेस्ट करते हो SEZ, वो प्रॉफिट घर मत लेके जाओ। अगर एक्सपोर्ट करने पे कोई प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट वापस SEZ में ही लगा रहे हो, घर नहीं लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे भी जितना भी टैक्स बनेगा उसका 50% एग्जेम्प्ट है। क्या बोला मैंने? 4 पॉइंट। पहला, पहले 5 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, पहले 5 साल तक प्रॉफिट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे 5 साल तक 50% लगेगा, मतलब जितना भी लगने वाला था उसका आधा लगेगा, ठीक है। तीसरे साल, तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि अगर इन
सालों में आपने जो प्रॉफिट कमाया, इन सालों में अगर वो जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करते हो अगर आप SEZ में, तो जो भी टैक्स बनेगा उसका आधा ही बनेगा, मतलब जितना भी दोगे उसका आधा ही हो। एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट, ठीक है। अभी ये कस्टम वस्टम रहा नहीं है, GST आ गया है सब कुछ खत्म करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो GST नहीं लगता है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज वगैरह ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सिवाय मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, सिवाय एक टैक्स लग सकता है अगर कोई रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाहे तो। रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाहती है तो एक अलग बात है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस हटा रखे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस को भी 5 साल तक तो हटा रखा है, फिर 5 साल तक आधा, और बचा हुआ प्रॉफिट अगर आप वापस SEZ में लगाते हो तो उसका भी आधा हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मजे में चल रहा है, सब कुछ मजे में चल रहा है, तो लाइक करो ना यार। अदर लेवी एज इम्पोज बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये मैं बता चुकी हूँ। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस है, ये भी बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ में आया, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो गाइज। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन 7 से 8 मार्क्स कवर करता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइज, अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। चलो बाय, थैंक यू।